जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, है ना। और दोस्तों जिन्होंने 2020 टेस्ट सीरीज में भाग नहीं लिया है वो 2020 टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लें दोस्तों, ठीक है। आपको पता है गुरुवार और रविवार को 2 दिन बिल्कुल दोस्तों फ्री होती है 2020 टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए, है ना। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आप कैसे भाग ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, ठीक है। इस ऐप को आप सर्च करते हो दोस्तों तो आपको ऐप मिल जाता है और ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको क्या होता है कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस पर 2020 जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल जाती है, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन मिल जाती है और 21 जून से निचोड़ कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। जैसे अब किसी परीक्षाओं के लिए ज्यादा टाइम नहीं है या आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप निचोड़ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस कोर्स में आज ही एडमिशन ले लें आप। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में 1199 में, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स तो करवाई जाएगा, हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन भी करवाया जाएगा, साथ ही निचोड़ कोर्स भी दोस्तों इसमें करवाया जा रहा है। अब 10 दिन में आपका पूरा निचोड़ जो मटेरियल है, मलाई है, वो आपको दोस्तों दे दी जाएगी, है ना। मलाई जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को अपन कवर करेंगे 10 दिन में। तो 21 जून से पहले अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, लाइव क्लास होगी, है ना। इसमें पढ़ करके आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों 1 जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है। 3 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको विस्तृत अध्ययन, टेस्ट, ट्रिक सब कुछ करवाया जाएगा। और इसी चतुर्थ बैच में आपको निचोड़ कोर्स मिलने वाला है ना। तो निचोड़ कोर्स और दोस्तों चतुर्थ बैच, टेस्ट भी, ट्रिक भी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड कोर्स, डाउट सेशन क्लियर वाला, है ना। ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाली हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें। आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है अब, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से सभी लोग जुड़े दोस्तों, सबसे कम फीस में सबसे अच्छा मटेरियल पूरी मेहनत के साथ आपके लिए, हम ईमानदारी से मेहनत आपके लिए करेंगे दोस्तों, है ना। आ जाइए जल्दी से। आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बनेगा सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। फिर दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे, पूरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर नामकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नामकरण से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जल्दी से बता दो, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। फटाफट से आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है, क्या नाम दिया है। आदिकाल नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है, वीर गाथा काल, या फिर सिद्ध सामंत काल। तो सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों पर आंसर बना है कि सर हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, वो कौन सा नाम दिया है। आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, वीर गाथा काल, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कभी ऑप्शन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है या जो आदि काल है उसको आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो आरंभिक काल अगर पूछ लिया जाए कभी तो आपको क्या लगाना है, मिश्र बंधु, ठीक है। और कभी आपसे प्रारंभिक काल नाम पूछ लिया जाए, प्रारंभिक काल, तो आप क्या बताओगे, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त बताना, ठीक है। प्रारंभिक काल पूछा जाए तो गणपति चंद्र गुप्त और आरंभिक काल पूछा जाए तो मिश्र बंधु, है ना। आदि काल पूछा जाए कि आदि काल को आदि काल की संज्ञा किसने दी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चारण काल किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने, ठीक है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो आप क्या बताओगे, राहुल सांकृत्यायन ने। तो अपने पास एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल से, एक क्वेश्चन के बदले दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन को यहां पर कवर कर लिया, 6 प्रश्नों को कवर कर लिया, जो कि आपको बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं फटाफट से। वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है, आपको चयन करना है। वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है, चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनेक या फिर मधुकर, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 2 और 2 में आपको चयन करना है। आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है दोस्तों। वीर गाथा काल के कवि आपको पता है, अब आपको बताना है कि वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है।
कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। बहुत सारे लोगों को पता है। अब देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताते, कौन कौन इसमें डाउट्स में चले जाते हैं। लेकिन लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही तीर निशाने पर मारा है। बोले सर अगर आपने ये उत्तर पूछा है तो हम नामदेव लगाएंगे। नामदेव यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई तो है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जगनिक भी है, जगनिक ने आपको पता है कौन सा लिखा है दोस्तों, जगनिक ने पता है परमाल रासो लिखा है, वेरी गुड। मधुकर ने कौन सा लिखा, बोले सर जयमयंक जस चंद्रिका लिखा है एक ग्रंथ, ठीक है। तो नामदेव यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? जल्दी बताओ, सर्वश्रेष्ठ कवि बताना है इनमें से। वीर गाथा काल के तो ये सारे के सारे कवि हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको बताना है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या कहोगे? बोले सर सर्वश्रेष्ठ तो उसे कहेंगे जो जिसने महाकाव्य लिखा हो, है ना, जिसने कुछ दोस्तों किया हो आदिकाल में, जिसका नाम चलता हो। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कवि दोस्तों चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई कहलाएंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति ये भी आदिकाल के कवि हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात आई है तो आपको चंद्रबरदाई लगाना है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल, है ना, कस के उत्तर लगा रहे, कस के। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सरल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, सभी से बनेगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बोले सर इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया। अब पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछा भी जाता है एग्जाम में। बताइए, सभी से बनेगा और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या फिर विद्यापति? और आपने बिल्कुल सही ने बताया है कि सर चंद्रबरदाई में टिक कर दो, है ना, टिक कर दिया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा क्या थी? भाषा आपको बताना है दोस्तों, कबीरदास की भाषा बताना है। बोले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास की भाषा आपको बताना है। ये कबीरदास जी हैं दोस्तों, है ना, और कबीरदास ने जो समाज को फटकारा है ना, जो दोस्तों उसके बाद अगर, है ना, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे अभी, कबीरदास का आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं कि आधुनिक युग की मीरा, बोले सर आधुनिक युग की मीरा कौन है? अपन पढ़ लेते महादेवी। फिर आपसे पूछा जाता है, बोले सर बताओ कि आधुनिक काल के कबीर कौन है? आधुनिक काल के कबीर किसे कहा जाता है? तो अपन क्या पढ़ते हैं? नागार्जुन। क्या पढ़ते हैं? आधुनिक काल के कवि नागार्जुन, है ना। आधुनिक काल के कबीर नागार्जुन, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा। और यहां पर कबीर की भाषा पूछी तो आपने लगा दिया साधुकड़ी। क्या है? साधुकड़ी। बहुत बढ़िया आंसर है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इसको जो साधुकड़ी भाषा है ये किसने कहा था? कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा? देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा है? कौन कौन बताते, कौन कौन डाउट्स फील करते इस क्वेश्चन में, क्योंकि डाउट्स वाला क्वेश्चन है। बताइए कौन कौन बता रहा है? कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? बताओ। हां, साधुकड़ी किसने कहा? जल्दी जल्दी से बताइए। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? बढ़िया क्वेश्चन है, डाउट्स वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग डाउट्स इसी में रहते हैं। किस में रहते हैं? एक तो श्याम सुंदर दास में और रामचंद्र शुक्ल में, है ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो साधुकड़ी कहा कबीर की भाषा को, वो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। और अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाता कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी, है ना। और खिचड़ी घर में बनती है तो कैसी बनती है? बोले सर बड़ी सुंदर बनती है खिचड़ी। खिचड़ी कैसी बनती? सुंदर, है ना। तो सुंदर खिचड़ी से श्याम सुंदर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
कट कटान कवि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमिक महिमारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बताइए पुष्पेंद्र जी, बताइए। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमक महिमारी। प्रश्न क्रमांक 6 में आंसर आपको चयन करना है। तो इसमें बताइए 4 विकल्प है, 6 में आंसर, और ये पंक्ति बताना है, पंक्ति किसकी है? पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, सभी लोग बताएंगे ये आपकी पंक्ति है दोस्तों। इन पंक्तियों को आपको चयन करना है, चयन करिए। और बिल्कुल सभी लोग सोच सोच के उत्तर बता रहे हैं। आज तो कुछ खाकर आए हैं, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमक महामारी, है ना। यहां पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। क्या उत्तर हो जाएगा? तुलसीदास, यानी कि ए नंबर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है तुलसीदास की, ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। तुलसीदास जी को पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, और हसत जो देखा हंसबा, दसन ज्योति नगहीर। नयन जो देखा कमल सा, बताइए जल्दी से। 7 का आंसर आपको बताना है, बताइए। तुलसीदास की ये पंक्ति है, जयशंकर की पंक्ति है, जायसी की, या कबीर। बोले कमल सा नयन देखकर, बोले सर प्रेम के भाव आ गए। कैसे भाव आ गए? प्रेम के भाव। और प्रेम के भाव किस काव्य धारा में आते हैं? बताइए किस काव्य धारा में? किस काव्य धारा? कौन सी वो काव्य धारा है जिसमें दोस्तों, है ना, प्रेम की महत्ता को स्वीकार किया गया है ना। प्रेम की महत्ता को तो सभी काव्य धारा में स्वीकार किया गया, लेकिन आपको याद करना है कि नयन जो देखा कमल सा, बोले सर नयन जो देखा कमल सा, और बोले सर प्रेम उमड़ गया। प्रेम, और प्रेम की बात कौन करेंगे यहां पर? जायसी करेंगे, क्योंकि सूफी काव्य धारा में आपको पता है, सूफी काव्य धारा में दोस्तों ईश्वर की जो भक्ति की गई वो पत्नी के रूप में की गई, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पत्नी के लिए, है ना, मिलने के लिए आतुर रहता है ना, उसी प्रकार से अगर वैसी ही दोस्तों अगर भक्ति अपने ईश्वर से मिलने के लिए करे तो ईश्वर की इस क्लास में भी आ जाएंगे साक्षात। बोले बताओ बेटा कौन से एग्जाम को पास करना? बोले ज्यादा नहीं, टीजीटी पीजीटी, है ना, कल्याण हो जाएगा ग्रुप का, है ना। ऐसी भक्ति करना है। ये जायसी जी माने जाते, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत इनका ग्रंथ है दोस्तों, महाकाव्य पद्मावत प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। और शिवा बाबनी की रचनाकार कौन है? शिवा बाबनी के रचनाकार। इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया, शिवा बाबनी। बताइए, आपको पता है दोस्तों, है ना, प्रशस्ति परक, प्रशस्ति परक बताना है। प्रशस्ति परक जो रचनाएं की हैं वो किसने की हैं? एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना। तो आपका पता होगा प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक का अर्थ समझते हो सभी लोग कि नहीं समझते? प्रशस्ति परक क्या होता है? प्रशस्ति परक वो है दोस्तों, जैसे किसी राजा के संरक्षण में रह करके राजा के यशोगान का वर्णन करना, वो है प्रशस्ति परक। तो यहां पर आपको बताना है शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बाबनी के रचनाकार है भूषण, है ना। भूषण आपको याद रख लेना। और दोस्तों भूषण ये प्रशस्ति परक काव्य रचनाएं इन्होंने की है। प्रशस्ति परक है यानी कि अपने राजा, अपने संरक्षक के दोस्तों, है ना, यशोगान का वर्णन किया है। उनकी दोस्तों क्या की है? उनकी जो महिमा थी उसका बखान किया है भूषण ने। ये कहलाता प्रशस्ति परक, ठीक है। तो यहां पर आपका बी नंबर भूषण जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर की और नर नील की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। पंक्ति किसकी है? नर की और नर नील की गति एक ही कर जोए। पंक्ति बताना है, ये पंक्ति कौन सी है, किसकी पंक्ति है दोस्तों। जब तक 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे जो हम आपसे पूछेंगे। बताइए, नर की और नर नील की गति एक एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। बताइए जल्दी से पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है। और सभी लोग अटक रहे हैं क्या? नहीं अटक रहे? बोले सर नहीं अटक रहे हैं, सही सही बता रहे हैं। और सही सही जब आपने बताया तो उत्तर चला जाता है आपका बिहारी। क्या चला जाता है? बिहारी, बिहारी लाल चला जाता है ना। और आपको पता है इन्होंने ग्रंथ लिखा कौन सा? बिहारी सत्सई। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई मुक्तक काव्य है दोस्तों। क्या है? मुक्तक काव्य है बिहारी सत्सई, याद रख लेना। और आपका यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। सी जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, बिहारी लाल आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है।
प्रहारी दोस्तों रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कौन सा रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि कौन है। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? बिहारी जी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बताइए जल्दी से, सखी वे मुझसे कहकर जाते, पंक्तियों के रचयिता कौन है? कई बार ये पंक्ति पूछी गई, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा नंबर मेरा चालू है 6263 वाला, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है दूसरा वाला, अभी वो जो मेरा पहला वाला नंबर था वो दोस्तों बंद हो गया है, दूसरा नंबर चालू है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप हमसे, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सखी बे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? सभी लोगों को पता है, सखी बे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा। यशोधरा दोस्तों, यशोधरा से ये पंक्ति ली गई और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कब हुआ था इनका जन्म? जल्दी से बताइए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? इतना अच्छा क्वेश्चन आपको आया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती इनकी रचना दोस्तों 1912 की प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन आपको इनका जन्म बताना है, कब हुआ था? जल्दी बताओ, जन्म कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना? मैथिली शरण गुप्त का जन्म आपको बताना है। जब तक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? हिंदी कविता को छंदों से मुक्त कराने वाले कौन थे? जल्दी से आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आया है आपका कि सर 1886 में जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, चिरगांव जिला झांसी में। बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? ये आंसर आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। अच्छा आंसर सभी लोगों ने बताया है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है पुराना वाला वो बंद हो गया है, अभी ग्रुप में आपकी लिंक नहीं आएगी। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर एक चैट का ऑप्शन आता है, चैट के ऑप्शन में आप जाना है। चैट के ऑप्शन में जाओगे, डीएसएसबी जो आपका पेड वाला ग्रुप है, पेड वालों का जो ग्रुप है डीएसएसबी वाला, वो दोस्तों उसमें आपकी लिंक आएगी, है ना? टेलीग्राम में आपकी लिंक आएगी, तो टेलीग्राम में देखना, अभी व्हाट्सएप पर आपकी लिंक नहीं आ रही है, ठीक है? तो सभी साथी अपना जो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है उस पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ओपन करिए, है ना? उसमें चैट के ऑप्शन में जाइए। चैट के ऑप्शन में आपको डीएसएसपी जो पीजीटी टीजीटी वाला जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप में जाइए, उसमें लिंक आपको रोज मिलेगी यथावत समय पर, है ना? यहां पर आपको ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कब हुआ था निराला का जन्म? निराला का जन्म भी आपको पता होनी चाहिए। कब हुआ था भैया निराला का जन्म? जल्दी से बता दो। यहां पर आपके बता रहे हैं दोस्तों, यहां पर निराला का जन्म जब तक आपको बताना है। तितली किसकी रचना है? तितली, अपन बोलते ना तितली उड़ी बस पे चढ़ी, है ना? वही है तितली। तितली किसकी रचना है ये भी आपको पता करना है ना? 21 जून से दोस्तों निचोड़ क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं पेड कोर्स में। 21 जून से निचोड़ क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं पेड कोर्स में, जो आपके लिए बिल्कुल मलाई देगा, निचोड़ देगा, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों पे 21 जून से 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रोज 10 दिन में कंप्लीट करना है निचोड़ करके हिंदी साहित्य को, ठीक है? तितली किसकी रचना है जल्दी से बताना है आपको। और आपने चयन किया है कि सर अगर तितली की बात करोगे तो ये तितली क्या है? तितली क्या है? बोले सर ये जयशंकर प्रसाद की रचना। इसकी विधा क्या है? बोले सर ये विधा इसकी क्या है? उपन्यास है ये, है ना? और कौन कौन से उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं मात्र इन्होंने। कौन कौन से लिखे हैं जल्दी से बताओ, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? तितली हो गया एक, 2 और उपन्यास बताओ जल्दी से। 2 उपन्यास और बताना है दोस्तों। एक मैं और बता दे रहा हूं कि इनका एक अधूरा उपन्यास भी है ना? बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने कि सर इनके 3 उपन्यासों की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले कंकाल, है ना? कंकाल, तितली भी आपको याद रख लेना, तितली। और दोस्तों इनका एक अधूरा उपन्यास था जिसका नाम था इरावती। इसका अधूरा उपन्यास कौन सा था? इरावती, है ना? तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और इन्होंने कुल मिला के 3 उपन्यास लिखे हैं जिनने आपको पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है।
अतीत के चलचित्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी से आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, फटाफट से लाइक जरूर करना है आपको और जुड़े रहना है। और हमारे जितने भी पेड मेंबर वाले साथी हैं वो ऐप पर दोस्तों जाकर के चैट के ऑप्शन में संपर्क कर सकते। चैट के ऑप्शन में आपको लिंक मिलेगी हर वीडियो की, है ना। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, बोले सर महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा का जब नाम आता है तो इनकी एक दोस्तों रचना है यामा काव्य संग्रह। यामा काव्य संग्रह के लिए 1882 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, लेकिन हम इनका जन्म नहीं बताएंगे, जन्म तो आपको ही बताना है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? सभी लोग बताएंगे महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। दोस्तों इसका आंसर आपको चयन करना है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, ये सभी लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे। जल्दी से बताइए अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता दोस्तों जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है। लगभग सभी लोगों को पता है महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन आपको यह भी पता होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताएं आप लोग। अतीत के चलचित्र के रचनाकार तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अतीत के चलचित्र की जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म कब हुआ था। फटाक से कमेंट में लिखें। आपने सही बता दिया है 1907। वेरी गुड। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचनाकार आपको बताना है। पल्लव एक किसकी रचना है? पल्लव के रचनाकार कौन है? ऐसे कई क्वेश्चन है जिनको आपको बार बार रिपीट करके पढ़ना है और मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि सर जो पल्लव रचना है इसे क्या कहा जाता है? बोले सर इसे तो छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसका रचना काल क्या है? बोले सर पल्लव का रचना काल क्या है? तो 1928 इसका रचना काल है। यह भी आपको पता होनी चाहिए। और पल्लव के रचयिता कौन है ये लेकिन आपको ही बताना है। तो ऐसे कितने भी साथी हैं जल्दी से बताइए पल्लव के रचनाकार कौन है। अच्छी क्लास दोस्तों यथावत आपकी इसी प्रकार से चलती है 9 बजे। जिन भी साथियों ने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया 1 जुलाई से नया बैच आपका स्टार्ट होगा। पल्लव के रचयिता आपको चयन करना है और बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया कि सर अगर लगाना ही तो निराला लगा दो। छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है, इसको आपको याद करना है और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। किसका जन्म हुआ था? पंत जी का, बिल्कुल नहीं भूलना इनका। और अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, अगला क्वेश्चन चिंतामणि की रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता आपको बताना है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध। चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों और अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर दो। अपने जितने भी मित्र हैं दोस्तों और जो पेड वाले हमारे साथी हैं, पेड वाले सभी साथी अपने ग्रुप में बता दें कि अभी व्हाट्सएप पर लिंक नहीं आएगी, आप अपने ऐप में देखिए। अपने जितने भी मित्र हैं ऐप में चैट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं, इसका आंसर आपको सभी लोगों को बताना है। उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? चिंतामणि के रचनाकार आपको चयन करना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और तीसरा है दोस्तों हरिऔध। इनमें से आपको चयन करना है और उत्तर चयन करना है। सभी लोग आंसर बताएंगे कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सभी लोग कर देंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। सभी लोग बताएंगे चिंतामणि के रचनाकार और बोले सर चिंतामणि के रचनाकार की अगर बात करोगे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा चिंतामणि की रचयिता जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्लीज बाद में करना कॉल, ठीक है। यहां पर रामचंद्र शुक्ल आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किसकी कृति है? जल्दी से आपको चयन करना है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर दोस्तों सेठ गोविंद बल्लभ पंत। जल्दी बताओ। इस जन्मेजय का नाग यज्ञ ये दोस्तों क्या है?
ये नाट्य रचना है। क्या है? नाट्य रचना है। अब ये किसकी है? अब यहां पर नांग आ गया, नांग, और नांग तो कहां पड़ा? नांग कहां पड़ा? बोले सर ये पड़ा है। कहां पड़ा है नांग? बोले सर ये पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा है कहां पर? गले में पड़ा है, गले में, है ना, शंकर जी के गले में। तो जन्मेजय का नांग यज्ञ शंकर जी की, यानी कि जय शंकर प्रसाद, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है। जन्मेजय का नांग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक माना जाता है, और आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। कब हुआ था? 1889। बोले सर जयशंकर को शीश नवासी, शीश नवासी करते ना आप लोग, नवासी, नवासी तो क्या हो जाएगा? नवासी, 1889, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है। और आपने वो गाना सुना होगा, दीवाना तेरा आया, सुना है सभी लोगों ने? दीवाना तेरा आया, सभी ने सुना होगा भैया। और बोले सर हम तो किसके दीवाने हैं? किसके दीवाने हैं? भक्त हैं हम तो, भक्त हैं हम तो, दीवाने हैं, हमें तो दिन रात भगवती की भक्ति दिखती है ना। किसकी भक्ति दिखती है? बोले सर भगवती की भक्ति दिखती है, हम तो दीवाने हैं, हम तो भक्त हैं, है ना, भक्त हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है ये दीवाने। तो दीवानों को पकड़ लेना, और दीवानों से भगवती चरण वर्मा, हम तो भगवती के दीवाने। बोले सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हम तो भगवती के भक्त हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अब यहां पर ये नहीं समझ लेना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पर पूछा जाता है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा, लेकिन यहां सबसे पहले यहां पर निम्नलिखित, निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है कि नीचे लिखे हुए में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी? नीचे लिखे हुए में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी, ये आपको बताना है। और यहां पर श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? हिंदी में किसने लिखी? 18 का आंसर। और हिंदी में किसने लिखी ये आपसे पूछा है, तब आपने उत्तर लगाया है राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। यहां पर निम्नलिखित में से पूछा, इसलिए राजेंद्र प्रसाद। अब आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या है, किस नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी थी? जल्दी से बताइए, राजेंद्र प्रसाद ने किस नाम से आत्मकथा लिखी थी? कौन कौन को पता है? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, कई बार आया है। लोग कंफ्यूज हो जाते, धारणा बना लेते कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो वो है। कई लोग, कई स्टूडेंट बोलने लगते, बोले सर सत्य की खोज है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी की प्रथम जो आत्मकथा है वो कौन सी है? अर्ध कथानक मानी जाती है, प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है। लेकिन है ना, हिंदी की प्रथम प्राचीन आत्मकथा, मैंने आत्मकथा को बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। अभी ये पंजाब मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन आया था जो डाउट्स वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग गलत करके आए थे इसी प्रथम आत्मकथा को लेकर के। मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको हिंदी की प्रथम आत्मकथा को लेकर के कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए तो ये उत्तर होगा, इस प्रकार से आए तो ये उत्तर होगा। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। और यहां पर आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बताइए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बताइए ये जो है ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू? बताइए, जल्दी बताओ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी और आंचल में है दूध, आंखों में पानी। जल्दी से आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू? ये पंक्ति किसकी है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। सही आंसर बताया है कि सर यहां पर उत्तर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये यशोधरा, यशोधरा दोस्तों एक खंड काव्य माना जाता है यशोधरा, है ना। इसको आपको याद रख लेना। और यशोधरा के रचनाकार कौन है? बोले सर इसके रचनाकार तो मैथिली शरण गुप्त हैं। यशोधरा, है ना, खंड काव्य है। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे हैं दोस्तों किसने?
सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे मैथिली शरण गुप्त ने, है ना, सभी लोगों को पता है। और ये अबला जीवन हाय यशोधरा से ये ली गई पंक्ति है, लगभग सभी लोगों को पता है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता बताना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। मैंने कई बार आपको बताया, एक दुष्यंत कुमार की गजल है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, और तेरे सीने में ना सही किसी और के सीने में, है ना, है कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऐसा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, है ना। पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता कौन है? और बोले सर ये पंक्ति के जो रचयिता हैं, मजा आ गया। बोले सर जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद का नाम ले लिया, बोले सर मजा आ गया। 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जयशंकर प्रसाद से मिल जाते हैं। इनका जन्म 1889, है ना। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों, है ना, आपने पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, है ना, ईला चंद्र जोशी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है जो आपने बिल्कुल सही है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और हमेशा दोस्तों अभ्यास करें, है ना, क्योंकि आपको पता है सप्ताह में 2 दिन टेस्ट कराए जाते हैं आपको बिल्कुल फ्री में, 2020 टेस्ट सीरीज, है ना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से संबंधित होती हैं, लोक विशेष से संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से, या फिर जाति विशेष से संबंधित होती हैं। 21 का आंसर आपको चयन करना है। और सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर आंचलिक उपन्यास की बात कर रहे हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ, जैसे आंचलिक उपन्यास लिखा गया था फणीसुरनाथ रेणु जी ने। किसने लिखा था? फणीसुरनाथ रेणु जी ने लिखा था प्रथम आंचलिक उपन्यास। कौन सा लिखा था? बोले सर मेला आंचल। ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन आंचलिक रचनाएं आपको पता है तो ये दोस्तों किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष। क्षेत्र यानी कि अंचल, अंचल अपन बोलते कि हमारे अंचल में जरूर आना, है ना, हमारे अंचल में। तो ये क्षेत्र विशेष यानी कि याद रख लेना। आपको पता है उसने कहा था, आपने एक दोस्तों कहानी पढ़ी होगी, है ना, उसने कहा था लहना सी, बोले तेरी कुमड़ाई हो गई, है ना, ऐसे बोलते ना, कुमड़ाई या कुड़माई, कुड़माई या कुमड़ाई, इस प्रकार से उसने कहा था। कभी पढ़ना दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। यहां पर तो खैर आंचलिक आपसे पूछा गया तो क्षेत्र विशेष से हो गया। मेला आंचल रेणु जी का ये प्रथम आंचलिक उपन्यास भी हो गया। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा अपन लोग पढ़ते भक्ति काल को पढ़ते हैं। बोले सर भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना, आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि भक्ति काल बोले सर कितनी शाखाओं में थी? बोले सर 2 काव्य धाराओं में बटी। सबसे पहले तो ये सगुण और निर्गुण में, फिर सगुण भी 2 काव्य में बट गई और निर्गुण भी 2 काव्य धाराओं में बट गई। ये अलग अलग प्रकार से बटी। लेकिन आपको पता होगा कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है तो आपको पता होनी चाहिए कि निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं कौन? कबीरदास। कौन माने जाते हैं? कबीरदास माने जाते हैं। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, कबीरदास। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? आपको उत्तर लगाना है कबीरदास, है ना, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बहुत बढ़िया आंसर। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? 23 कई बार आपसे पूछा गया। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है, कुरुक्षेत्र रामायण या फिर साकेत की है? जल्दी से बताओ। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किसने नहीं डाउनलोड किया? ऐप को जरूर डाउनलोड करें मित्रों, आपके लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। एक तो सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा कोर्स लॉन्च किया गया, जहां पर ट्रिक से भी, जहां पर विस्तृत भी, टेस्ट भी, ट्रिक भी, लाइव क्लासें भी, सब कुछ। और श्रद्धा किस कृति की नायिका है ना, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। बोले सर कामायनी लगा दो, कामायनी लगा दो। मैंने कामायनी को लगा दिया। आपने बताया सर इसका रचना काल और लिख दो 1935, मैंने लिख दिया 1935। बोले सर इसके 15 सर्ग और लिख दो कि इसमें 15 सर्ग हैं, मैंने वो भी लिख दिया। बोले सर ये जो कामायनी है इसे महाकाव्य कहा जाता है, मैंने वो भी लिख दिया, महाकाव्य है। बोले सर ये जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक पर आधारित है, मैंने वो भी लिख दिया कामायनी। और कामायनी के रचनाकार बोले सर जयशंकर प्रसाद और लिख दो
तो मैंने जयशंकर प्रसाद और लिख दिया कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी का रचना काल 1935 है, 15 सर्ग हैं। इसका प्रथम सर्ग बोले सर चिंता से स्टार्ट होता है और आनंद पे खत्म होता है, यानी कि प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग कौन सा, बोले सर आनंद लगा दो, और आनंद से अपनी क्लास भी यहां पर चल रही है। तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पियहि ना पान, पंक्ति के रचयिता कौन है? सभी लोगों को एक बार लाइक करना है अपने मित्रों तक, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, मस्ती करें और मस्ती से पढ़ें, ठीक है। तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियहि ना पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? हाँ जल्दी बताओ, फटाफट से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि ना पान, और उत्तर आपका कौन हो जाएगा? ये पंक्ति जो है ये पंक्ति किसकी है, जल्दी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। तरुवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पियहि ना पान, 24 का आंसर, और 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ यहां पर आपको तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियहि ना पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता, और प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बोले सर रहीम दास लगा दो। रहीम दास में आप टिक करोगे तो मजा आ जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा सही। और ये जो रसखान है, रसखान है ना, तो ये रसखान के बारे में कौन सी ऐसी पंक्ति है दोस्तों जो बहुत प्रसिद्ध है, आपको बताना है कौन सी ऐसी पंक्ति है जो भारतेंदु ने कही थी और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। रसखान के बारे में वो पंक्ति पूछी जाती है कई बार, आपको जल्दी से बताना है, बताना लेकिन आपको ही है ना। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बोले सर ये तो अलंकार में पूछा जाता है ना, तो मैंने कहा अलंकार भी बता देना कौन सा है इसमें, है ना। ये कई बार आपने देखा होगा, जन्म से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बताइए बताइए, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इनके रचयिता कौन है? रचयिता कौन है इस पंक्ति के? भारतेंदु है क्या, रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामनरेश त्रिपाठी? कौन है इस पंक्ति के रचयिता, है ना। और 21 जून से भैया आपकी निचोड़ क्लास स्टार्ट होने वाली, कोई भी पेड मेंबर इसको मिस नहीं करेगा। जितने भी हमारे साथी पेड कोर्स से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल ये 21 जून से 10 दिन तक आपके लिए निचोड़ कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, है ना, ताकि आपको जितना भी है वो रिवाइज हो जाएगा, और जितनी भी मलाई है हिंदी साहित्य की वो मलाई आपको मिल जाएगी। मलाई मलाई, है ना, किस किस को खाना है मलाई? सभी को खाना होगा। बोले सर मलाई की वो चर्चा मत करो, जीभ में पानी आ गया होगा कुछ लोग का, तो है ना। तो तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, भारतेंदु जी की ये पंक्ति है ना। और बोले सर अलंकार की पूछोगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वेरी गुड। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताओ। दिनकर जी को अपन पढ़ते बहुत बढ़िया तरीके से। बोले सर होंकार भरना है तो दिन में भरो, अगर कुरुक्षेत्र में जाना है तो दिन में जाओ, रात में पिट के आओगे। रात में नहीं जाना क्योंकि दिखेगा नहीं, दिन में जाना है कुरुक्षेत्र में, होंकार भरना है तो दिन में भरोगे, नहीं तो रात में पिट जाओगे, रात में नहीं बनना है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है तरण तनुजा तटमर तरुवर, ये तो हो गया आपका। रामधारी सिंह दिनकर बताना है आपको, जल्दी बताओ दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। साथियों फटाफट से उत्तर बताना है, और इसी प्रकार से पढ़ते रहना। अभ्यास जब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मजा आएगा आपको, है ना। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, बोले सर 1908 हो जाएगा, 1908, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर 1908 आपका सही है ना। दिन 8, बोले 8, है ना, इसको याद रख लेना, 8 दिन, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी लोग अध्ययन करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, अपने मित्रों तक शेयर करते रहे। ये जो 2020 टेस्ट सीरीज है आपकी, इसमें जरूर आपको भाग लेना है। जितने भी आपके साथी हैं 2020 टेस्ट सीरीज में आप सभी को भाग लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है भैया, है ना। और जब फ्री है तो फ्री में तो आप ले ही सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे साथी हैं, है ना, तो उन साथियों के लिए दोस्तों हर रविवार और गुरुवार को 2020 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई, और 2020 टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों ये निचोड़ क्लास में एडमिशन लेना है 21 जून से, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा अगर, तब भी ये फायदेमंद आपके लिए होगी। हिंदी की मलाई आई, मलाई समझो ये हिंदी का, है ना। तो हिंदी का जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा होनी है 21 जून से। 21 जून से 10 दिन लगातार इस पर चर्चा होगी, है ना। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना 1199 में आज ही एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होगा, यानी कि फिर उसको दोस्तों नए बैच में फिर से लाया जाएगा, है ना। अपने यहां यह नहीं चलता है कि पुराना स्टूडेंट है तो उसको नए बैच में शामिल नहीं किया जाए।
पुराना स्टूडेंट भी आओ, पढ़ो, क्योंकि यहां तो सिर्फ अपन को क्या करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आप फर्स्ट बैच में हो तो फर्स्ट बैच का ही पढ़ो, है ना। जितने भी हमारे साथी हैं आइए सब लोग मिलजुल के पढ़ते हैं, है ना, और अध्ययन करते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, सभी लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा, अध्ययन करेंगे तो मजा आएगा, और हम आपका सहयोग करेंगे तो हमें भी मजा आएगा, है ना। और जल्दी जल्दी से अध्ययन करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। जितना बनेगा करता रहूंगा, आगे बढ़ते रहिए आप लोग, और हमेशा निरंतर आप लोगों के लिए मैं लगा हूं, है ना, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से, है ना, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इसी प्रकार से लगे रहना है, और लगे रहें, अध्ययन करते रहें, ठीक है। अनिरुद्ध जी, पूनम जी, कार्तिक जी, ठीक है, और याचना जी, सभी साथी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अध्ययन आपको निरंतर करना है ना। एग्जाम कभी भी हो, बोले सर एग्जाम कब होगा, मैंने कहा एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त में हो जाएगा, 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त में हो जाएगा, जब भी हो जाए, है ना। एग्जाम के लिए नहीं, अपन तो क्या करो दोस्तों, तैयारी करते रहो, निरंतर तैयारी। बीच में लोगों ने तैयारी बंद कर दी, बोले क्यों कर दी, बोले सर एग्जाम तो अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, लगे रहना है ना। और मैं तो बिल्कुल साथ हूं, मैं तो लगा हूं आप लोगों के लिए, तैयारी करवा रहा हूं, निरंतर तैयारी। अपन ने लॉकडाउन में भी कोई क्लास बंद नहीं, कोई मिस नहीं, सब क्लासें बंद हो जाए, सेल्फ स्टडी क्लासेस बंद नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी कंटिन्यू आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद, और इसी प्रकार से जुड़े रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन जरूर लें, ठीक है, और अध्ययन करते रहें। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।